मेरी मैडम 35 साल की होते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अब भी 25 साल की ही है, क्योंकि खूबसूरती के कारण वह हमेशा एक जवान लड़की की तरह ही दिखती थी। एक दिन मैं हॉल में पोंछा लगा रहा था, तभी मैडम बाथरूम से नहाकर बाहर आई और अचानक पैर फिसलने से वह गिर गई। उस वक्त वह सिर्फ तौलिए में ही थी, लेकिन उस वक्त उनके हाथ से तौलिया छूट गया और वह वैसी हालत में थी जिसे देखकर मेरे अंदर के जज्बात भड़कने लगा। मेरी निगाह उनके शरीर पर जाकर टिक गई, जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैंने मैडम को अपनी गोद में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। गोद में उठाने से वह भी गर्म हो गई। हम दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। हम बार बार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब वह भी बेकाबू हो रही थी। फिर मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटाया और उसके साथ पूरे 2 घंटे तक मेरा नाम राजीव है और मैं अभी 25 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। हम दो भाई बहन अपने माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी की 10 साल पहले ही एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब से मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहन का वह अकेली ही भरण पोषण किया करती थी। मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसकी वजह से उनका सही इलाज नहीं हो पाया। वह कहते हैं ना कि गरीबी बहुत बेशर्म चीज़ होती है। मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करके हमें किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन गरीबी के कारण मुझे वह पढ़ा नहीं सकी। बस गांव के स्कूल में ही थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था। लेकिन मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैं भी काम करना शुरू कर दिया था। मैं देख रहा था कि माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, उनकी तबीयत अब हमेशा ख़राब रहने लगी थी। लेकिन फिर भी माँ ज़बरदस्ती काम करने जाती थी। मैं बार बार माँ से कहता कि तुम घर पर ही रहा करो, ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। लेकिन वह कहती कि अगर घर पर रहूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन घर की हालत ही ऐसे थे कि मैं भी ज़्यादा जोर नहीं दे सकता था। मैंने भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ अपने दोस्तों के साथ काम पर जाता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलने लगे थे। लेकिन जितने पैसे मुझे मिल रहे थे, उतने में तो घर का खर्च बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। इसलिए मैं शहर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं अपनी माँ से इस बारे में बात किया। वह तो मुझे शहर जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने माँ से कहा कि अगर मैं शहर नहीं जाऊँगा तो अपनी बहन का शादी कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ मुझे जितने पैसे मिलते हैं उससे तो घर का खर्च भी चलाना मुश्किल है। फिर बहन की शादी कैसे हो पाएगी। माँ मेरी बातों को अच्छे से समझ गई और फिर उसने मुझे शहर जाने की मंजूरी दे दी। 2 दिन के बाद ही मैं अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। शहर पहुंचकर मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पढ़े थे वे भी लाइन में खड़े थे। फिर मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा कर भी क्या सकता था। इसी तरह भटकते भटकते मुझे कई दिन हो गए, लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया था। मैं ऐसे ही उदास होकर एक चौराहे पर बैठा हुआ था, जहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना होता था। तभी मुझे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दिया। जब मैंने पलट कर देखा, तब एक सुंदर सी औरत मुझे आवाज़ लगा रही थी। मैं दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। तब वह औरत मुझसे मेरा नाम पूछने लगी और कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से यहाँ वहाँ घूम रहे हो। क्या तुम्हें कोई काम चाहिए? उनकी बात पर मैंने कहा, जी मेरा नाम राजीव है और मैं गांव से इतनी दूर काम के लिए ही आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है और मैं इस शहर में किसी को जानता भी नहीं हूँ। वह औरत यही कोई 35 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत झलक रही थी। वह देखने में एकदम से कमाल की लग रही थी। उसने कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें काम देती हूँ। मैंने कहा, जी मुझे तो काम करना ही है। फिर मुझे वह अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। घर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि उनका घर का अच्छा बना हुआ था। फिर वह कहने लगी कि राजीव, आज से तुम मेरे घर का काम करोगे। तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा दी जाएगी, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम वक्त से और अच्छे से करना होगा। मैंने कहा कि मैडम, मेरी तनख्वाह। मेरी बात पर वह कहने लगे कि उसकी फिक्र तुम मर करो, यहाँ तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैंने देखा कि घर में वह सिर्फ अकेली ही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। तब मैंने कहा कि मैडम, आप यहाँ अकेले रहती हैं? उसने कहा कि हाँ, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, लेकिन आज से तुम इस घर की अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत ईमानदार लगते हो। मैंने कहा, मैडम आप फिक्र ना करें, आपने मुझ पर भरोसा किया है और मेरी इस मुश्किल समय में मुझे काम दिया है,
इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। तभी मैंने फिर उनसे झिझक हुए उनका नाम पूछा, तो वह अपना नाम मधु बताई, जो बिल्कुल उसी की तरह मीठा था। फिर उसने मुझे घर का सारा काम अच्छे से समझा दिया। उसने मुझे घर में ही एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मैं अपने कमरे में जाकर अपना सामान रखा और काम पर लग गया। मैडम रोज़ सुबह 9 बजे अपने काम पर जाती थी, इसीलिए मुझे उसके लिए वक्त पर नाश्ता तैयार करने को कहा दिया था। धीरे धीरे मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और पूरे घर को अच्छे से संभालने लगा। मुझे मधु मैडम के यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती थी, जबकि इससे पहले मैं जहाँ काम करता था वहाँ कोई इतने अच्छे से व्यवहार नहीं रखता था। मधु मैडम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। कभी ऐसा लगता था कि उन पर कभी कोई मुसीबत आने वाली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुझे उस घर में काम करते हुए 2 महीने गुजर गए। वहाँ मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, जिसमें से मैं कुछ पैसे अपने माँ के पास भेज देता और तो बहुत पैसे अपने खर्च के लिए भी रख लेता। मैं इतना अच्छा नौकरी अपने हाथ जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं पूरे ध्यान देकर घर का काम कर रहे था, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरी मैडम जब तक घर में होती थी तब तक वह मुझसे खूब बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इनका नौकर नहीं बल्कि इस घर का कोई सदस्य हूँ। रात के काम से आने के बाद भी वह मुझे अपने पास बैठाकर ढेर सारे बातें किया करती थी। मैं भी उनकी इस रवैये से बहुत खुश रहता था, क्योंकि मुझे इतनी खूबसूरत मैडम का साथ रहने को मिल रहा था। वरना मुझ जैसे गरीब से काम करवाने के अलावा वह अपने पास किसी को भटकने भी नहीं देते हैं। एक दिन रात का खाना बनाकर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी मैडम ने आवाज़ दिया कि खाना लगा दो। मैं फौरन से खाना ले जाकर टेबल पर रख दिया और उनके प्लेट में निकालने लगा। तभी मैडम ने कहा कि राजीव, तुम भी अपना प्लेट ले लो और यहीं मेरे साथ बैठकर खा लो। उसके कहने पर मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया और खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के दौरान मैडम मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि मेरे घर में मेरे माँ और एक छोटी बहन के अलावा और कोई नहीं है। उस दौरान मैंने गौर किया कि मैडम मुझे एक अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उनकी आंखों में मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था और कहीं ना कहीं मैं भी उनके बारे में सोच रहा था कि आखिर उसकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं की। ये सवाल मेरे जहन में पहले भी कई बार आ चुके थे, लेकिन मुझे कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा नौकर था। इसलिए उनके नज़दीकी मामलों में मुझे दखल देना अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर के बाद मुझे मैडम के कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। वह इस तरह से सिसकियां ले रही थीं जैसे वह रो रही हो। यह बात मुझे ज़्यादा हैरान कर रहा था, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक था। हम दोनों ने खाना भी खाया और बात भी ठीक से की, लेकिन कमरे में जाने के बाद इस तरह रोने की आवाज़ें आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखूं, लेकिन ऐसे ही किसी के कमरे में जाना मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में ही सोया रहा। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मधु मैडम बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन उनकी निगाह बार बार मेरे ऊपर आकर टिक जा रही थी। उनका इस तरह से मुझे देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले तो वह ऐसा नहीं थी। लेकिन अचानक मैडम का इस तरह का रवैया बदलना, यह बात मुझ हजम नहीं हो रही थी। उस वक्त तो मैं अपनी नज़रें झटक कर अपने कामों में लग गया, लेकिन वह अब मुझसे कुछ नहीं बोल रही थी। बस वह सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी। फिर वह नहाने के लिए बाथरूम चली गई। मैं भी हॉल में पोछा मारने लगा। कुछ ही देर में वह नहाकर बाथरूम से बाहर आई। तभी उनका पैर फिर गया और वह गिर गई। मैंने अभी अभी पोछा मारा था, शायद इसी की वजह से इनका पैर फिसल गया। उस वक्त वह केवल तौलिया में ही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसका गोरा बदन मुझे मदहोश कर रहा, लेकिन वह मेरी मालकिन थी और मुसीबत में मुझे काम दी थी। इसलिए फौरन से अपनी निगाह उसके बदन पर से हटाया और दौड़कर उसे उठाने लगा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया तो वह कहने लगी कि मुझे कमरे तक छोड़ दो, शायद मेरे कमर में चोट लग गई है। उनके कहे अनुसार मैं उसे उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। फिर मैं फौरन से बाहर आ गया, क्योंकि जिस हाल में अब भी वह थी, उस हाल में वहाँ रुकना में मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि मैं एक जवान मर्द था और भावनाएं मेरे अंदर भी थीं। इसलिए मैंने वहाँ से बाहर आना ही बेहतर समझा। किसी तरह 2-3 दिन गुजर गया, लेकिन अब मैं देख रहा था कि मैडम का चेहरा अब फिका पड़ने लगा था। हमेशा चहकने वाली मेरी मैडम अब उदास रहने लगी थी।
जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं उनके ही बारे में सोचने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो इस कदर उदास रहने लगी थी। जब रात हुई तो खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन अभी भी मेरी आंखों के सामने मैडम का वह गोरा बदन दिख रहा था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। लेकिन फिर उनकी उदासी को देखकर मुझे हैरानी भी हो रही थी, जो मुझे बार बार इसके पीछे का कारण जानने के लिए विवश कर रहा था। कभी सोच रहा था कि जाकर पूछूं कि बात क्या है, लेकिन फिर नौकरी जाने का भी डर था। मुझे लगता था कि कहीं उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगी, जबकि नौकरी पाने के लिए मैं यहाँ वहाँ बहुत भटका हूँ। इसलिए अब मैं और नहीं भटकना चाहता था। मैं अपने बिस्तर पर लेटे यह सब सोच रहा था, तभी फिर से मुझे मैडम की सिसकियां भरी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर से उस आवाज़ को सुनकर परेशान होने लगा। आखिर यह माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो, मैं उससे यह बात जानकर ही रहूँगा। मैं अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास पहुँच गया और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वह आवाज़ आना बंद हो गया। लेकिन मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया। इस बारे में कुछ देर सोचा, फिर सो गया। जब सुबह हुई तो मैं फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गया, लेकिन आज भी मैडम के चेहरे पर वही उदासी झलक रही थी जो मुझे बार बार हैरान कर रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं मैडम के पास चला गया। फिर उनसे पूछा कि मैडम आखिर बात क्या है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान रह रही हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थीं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है। मेरी बात को सुनकर वह मुझसे कहने लगी, राजीव, तुम यह सब जानकर क्या करोगे। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम अपना काम पर ध्यान दो। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि तुम अच्छे और नेक इंसान हो जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। अपनी मैडम के मुंह से इस तरह का बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि मैडम एक अच्छी औरत थी। वह मेरी बहुत मदद की थी और कभी भी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया था। फिर मैं इन बातों को छोड़कर अपने काम में लग गया, लेकिन अब मेरे अंदर मैडम को लेकर कुछ ज़्यादा परेशानियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने मैडम से प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे इस बारे में बात करता। आज जब मैं अपने कमरे में था तब मुझे फिर से मैडम की वही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इसके पीछे की वजह जानकर ही रहूँगा, क्योंकि हर दिन चहकने वाली मैडम अचानक से इस तरह रहने लगी जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था। आज मैं फिर अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ी देर वहीं रुक रहा। दरवाज़ा ना खुलने के बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तभी मैडम के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैडम एक नाइटी पहनी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वह उदास होकर कहने लगी कि क्या बात है राजीव, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैडम, आपकी उदासी अब मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं यह जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी बात पर मैडम मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर चली गई। फिर उसने मुझे बैठने को कहा। उसके कहे अनुसार मैं उनके ही साथ उनके बिस्तर पर बैठ गया। फिर मैंने कहा कि अब तो बताइए कि बात क्या है। मेरी मैडम मुझे बताने लगी। वह कहने लगी कि राजीव, मैं एक अनाथ हूँ। जब मैं 6 साल की थी तब मुझे आदमी ने गोद लिया था, क्योंकि उसका भी अपना कोई नहीं था। इसलिए वह मुझे अपने घर में लाकर मुझे अच्छे से रखने लगे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके साथ रहने के बाद मुझे महसूस हुआ था कि एक माता पिता का प्यार क्या होता है, क्योंकि वह मुझे एक पिता के साथ साथ एक माँ का भी प्यार दिए थे। तब से मैं उन्हें ही बाबा कहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं 19 साल की हो गई। मैं देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए बहुत सारे कॉलेज के लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं उन सबसे कतराती थी। मैं उन सबसे बचती रही और अपने आप को सुरक्षा करती रही। एक दिन मेरे बाबा की अचानक मौत हो गई, जिससे मैं बहुत रोई, क्योंकि उस दिन मैं फिर से अनाथ हो गई थी। उनके पास एक घर था और थोड़े बहुत पैसे भी थे जो वह मेरे लिए छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसी दौरान एक लड़के से मुझे प्यार हो गया। वह मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगा, जिससे मैं भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश थी। वह मुझे कभी होटल में लेकर जाता तो कभी दूर ऐसे जगह ले जाता जहाँ से किसी का आना जाना नहीं होता था। वहाँ ले जाकर
वह मेरे साथ हर दिन अपनी इच्छा को पूरा करने लगा था। मैं उसे रोकती तो वह कहता कि हम शादी करने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ कुछ महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे डर लगने लगा और मैं काफ़ी घबरा गई। एक दिन मैंने उस लड़के को बुलाया और सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि चलकर हम शादी कर लेते हैं, बिना शादी के मैं माँ कैसे बन पाऊंगी, ये समाज क्या कहेगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन वह लड़का शादी से साफ मना कर दिया और मुझे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे यह बात हर किसी को मालूम हो गया कि मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर लोग मुझे हर दिन उल्टा सीधा सुनाने लगे। कुछ लड़के मेरी इज्जत के साथ खेलना भी चाहते थे, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन मैं कब तक घर में बंद रहती, मैं हर दिन रोती बिलखती, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन मैंने सोच समझकर एक फैसला किया और अपना पेट साफ करवा लिया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, क्योंकि समाज एक कमज़ोर और निर्बल लड़की पर अत्याचार कर सकती है, लेकिन एक कामयाब लड़की को नहीं। उस वक्त कुछ दिनों तक मैं यूं ही घर में पड़ी रही और सोचते रही कि अब क्या करूं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी की उम्र होने लगी, लेकिन ना तो मेरे आगे कोई था और ना ही पीछे। मुझे शादी भी खुद के ही दम पर करनी थी। इसी वजह से मैं बाहर कुछ लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, लेकिन वे सब भी मेरे शरीर के ही भूखे थे। जिससे मैंने दोस्ती की, उन सब ने मेरा इस्तेमाल किया। जब मैंने शादी की बात चलाई तो एक अनाथ और बदचलन लड़की कहकर सबने शादी से इनकार कर दिया। अपनी इसी हालत की वजह मैं टूटती चली गई। फिर एक दिन मैंने जगह बदल दी और वहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढकर वहाँ काम करने लगी और अपनी आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और मैं अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़ी कंपनी में ऊंची पद पर काम करने लगी। जहाँ मैं अब भी काम करती हूँ, वहाँ के कई लोग मुझसे शादी करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं एक अनाथ हूँ तो उसने भी शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे एक गहरा सदमा लगा और मैं बीमार रहने लगी। मैं काम पर जाती तो ना चाहते हुए भी सबके सामने अपना दुख छू पाना पड़ता, लेकिन मेरे अंदर कितना पीड़ा और दुख था ये केवल मैं जानती थी। मैं जवान हो गई थी, मेरे अंदर भी एक औरत की भावनाएं उफान मारने लगी थी, इसलिए मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी और अब वह सब अपने पति से पाना चाहती थी। लेकिन मुझे महसूस होने लगा कि मेरी शादी अब नहीं होगी, मैं बिन ब्याही ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। एक दिन मैं अपने काम पर इन्हीं सब बातों को लेकर परेशान थी, तभी मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह हार्ट अटैक का पहला झटका था, इसीलिए अब से आपको कोई भी परेशान करने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो ये झटका दोबारा आ सकता है, जिससे मेरी जान को खतरा था। उस दिन के बाद से मैं बीती हुई बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और हमेशा हंसने की कोशिश करने लगी। फिर धीरे धीरे बीती हुई बातों को मैं भूल भी गई और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं जब भी अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हूँ और अनाथ ही रह जाऊंगी। इसी दुख की वजह से मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाती हूँ और रोने लगती हूँ। इतना सब कहते हुए मैडम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं सोचने लगा कि यह लोग कित स्वार्थी हैं। क्या एक अनाथ को जीने का कोई हक नहीं है? आखिर यह लोग क्यों नहीं समझते हैं कि एक औरत की इज्जत कितनी अनमोल होती है, फिर चाहे वह औरत कोई अनाथ हो या बहुत बड़े परिवार से हो। मैंने मधु मैडम से कहा कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैडम मुझे हैरान नज़रों से देखने लगे और कहने लगे, अब मेरे ज़िंदगी में क्या रखा है राजीव। तभी मैंने कहा कि मैडम, आप चाहे तो आपकी जीवन में मैं वो खुशी दे सकता हूँ जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके हैं। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मैंने कहा कि मैडम, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। ये बात कहने की मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई। अगर आप चाहे तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैडम मेरा हाथ पकड़ ली और कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने उसे पूरा यकीन दिलाया और फिर अगले ही दिन मैं उसके साथ शादी कर लिया। वह मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, राजीव, तुम मेरे ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनकर आए हो। तुमने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे अपना बनाया। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी।
मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया से ऐसे ही चली जाऊंगी, पर तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, जिससे आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा कि मैडम, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं औरत की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ और बहन हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी बात पर वह कहने लगी कि राजीव, अब तुम मेरे पति हो, तो मुझे अब से मैडम मत कहा करो, तुम मुझे नाम से ही पुकारा करो। मैंने कहा कि मधु, आज हमारी सुहाग रात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर मधु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर कमरे में चली गई। उस रात हमने जमकर प्यार किया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मधु के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान झलक रही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत ही सुकून महसूस मिल रहा था। तभी उसने कहा कि अब तुम अपने माँ और बहन को भी यहाँ ले आओ, ताकि मुझे मेरा परिवार मिल सके। मैं उसकी भावनाओं को समझ रहा था, इसलिए मैं अपने माँ और बहन को लाने अपने गांव चला गया। वहां जाकर मैंने अपने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ को इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर मैं माँ और बहन को लेकर वापस शहर अपनी पत्नी मधु के पास चला आया। मधु को देखकर मेरी माँ भी खुश हो गई। मेरी पत्नी मधु, जो एक अनाथ थी, लेकिन अब उसका एक छोटा सा परिवार है, वह हम सबके साथ बहुत खुश है, और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूँ। दोस्तों, जब एक लड़का अनाथ होता है तो उसे लोग का उपाधि दे डालते हैं, लेकिन जब एक लड़की अनाथ होती है तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की फिराक में रहने लगता है, जबकि इसमें उस अनाथ लड़की का कोई कसूर नहीं होता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि सभी इंसान को जीने का हक है, फिर चाहे वह कोई रिज़ा हो या कोई अनाथ। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी मजबूर लड़की के साथ खेले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।